हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा एसएसटी में रिसोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आखिर हैं क्या, इनका हमारे लिए यूज़फुल क्या है, हमें क्यों चाहिए ये रिसोर्सेज। तो सबसे पहले एक हम छोटी सी डेफिनेशन जानते हैं। What is resources? Anything that can be used or satisfy human needs and useful, accessible and valuable is called resources. यहाँ से सीधा सा मीनिंग है यहाँ पे कि ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंसेस जो ह्यूमंस की नीड्स को पूरा करता हो, उसमें हेल्प करता हो, उसकी एक वैल्यू हो, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। वो हमारे लिए रिसोर्स है। अब ये रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, एनर्जी, किसी भी फॉर्म में जो ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करता हो, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। एक छोटा सा फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। रिसोर्सेज इज इक्वल टू यूजफुलनेस प्लस वैल्यू प्लस यूटिलिटी। रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुलनेस हो, उसकी वैल्यू हो, उसकी यूटिलिटी हो, तो ये हमारे लिए एक छोटा सी परिभाषा, छोटी सी डेफिनेशन रिसोर्सेज की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगी और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल हैं हमारे सामने, आप देख सकते हैं। एनर्जी, सॉइल, कोल, प्लांट्स, ओशियन, फ्लावर्स, ये आप अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ देखते होंगे इन सब चीज़ों को। तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो हमने मेनली टू पार्ट्स में किया है, ऑरिजिन बेस्ड और एग्जॉस्टिवली बेस्ड। ऑरिजिन बेस्ड से मतलब है यहाँ पे उत्पत्ति, जो ऑरिजिन हुआ रिसोर्सेज का उसकी बेसिस पर है। और जो दूसरा है मेन, उसकी एक टाइम लिमिट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है। और बाकी जो आप नीचे देख रहे हैं, ओनरशिप बेस्ड और डेवलपमेंट बेस्ड, ये इन ऊपर वाले सोर्सेज को ही हमने अलग फॉर्म में, यानी कि ओनरशिप में और डेवलपमेंट बेस पे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। आइए पहले हम देखते हैं ऑरिजिन बेस्ड वाले पे। अब ऑरिजिन बेस्ड जो है रिसोर्सेज, वो दो टाइप्स के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे बायोस्फीयर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, फिशरीज, ये सभी हमारी बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज में द रिसोर्सेज कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर। दे इंक्लूड एलिमेंट फ्रॉम साइकिल रॉक्स, मिनरल्स, एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, जिसमें रॉक्स और मेटल्स। अब जो दूसरा क्वालिफिकेशन हमारा वो हो गया आपका एग्जॉस्ट पे, जो कि दो टाइप्स हैं उसके भी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जिनका हम लोग रिसाइकिल करते रहते हैं, इसमें देखते होंगे आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको हम लोग रिसाइकिल करके रीयूज करते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, आखिर है क्या नॉन रिन्यूएबल? दीज रिसोर्सेज टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्म थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमको लाखों वर्षों से ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, और ह्यूमन ने उनको अपने
यूज़ के लिए निकाला है अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने स्किल से, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब कितनी कैसे ही हैं, नॉन रिन्यूएबल। एक टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अभी हम लोग बहुत तेज़ी से इनका यूज़ कर रहे हैं और एक टाइम में ये फिर धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। इनको हम लोग रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा नॉन रिन्यूएबल। बैक आते हैं ऑनरशिप बेस्ड। ऑनरशिप बेस्ड में क्या रहता है हमारा, ऐसी कोई भी रिसोर्सेज, जैसे आपका हाउस हो गया, आपकी खुद की एग्रीकल्चर लैंड हो गई, आपकी कार हो गई, ये सब क्या है, ये आपकी इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट रिसोर्सेज हैं। सेकंड हमारा है कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स से आप क्या समझ रहे हो, कम्युनिटी जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आप सड़क है, रोड है, पार्क है, पॉन्ड्स हैं, कोई भी ग्राजिंग ग्राउंड्स हैं, ये सब क्या है, कम्युनिटी बेस्ड है। ये स्पेशली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक पर्सन की नहीं है, ये कई सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एक कम्युनिटी फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज एक नेशन की एक पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज होती है, मान लीजिए कि हमारा कंट्री इंडिया है, इसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। अब इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे जिनका वहाँ के सिटीजन्स उनका यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, नेशनल रिसोर्सेज। तो जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब पूरे वर्ल्ड में जो पूरा वर्ल्ड है, अब इसमें जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन पे अलग अलग कंट्री उनका यूज़ कर ले रही हैं। जैसे ओशियन में है, अब ओशियन के अंदर पेट्रोलियम है, हम निकाल रहे हैं, तो इंडिया भी वहाँ का यूज़ कर रहा है, वहाँ पे अमेरिका भी यूज़ कर रहा है, वहाँ पे चाइना भी यूज़ कर रहा है। तो जितने भी, जैसे अंटार्कटिका ले लीजिए आप, है ना, ओपन सीज ले लीजिए, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो सभी कंट्री यूज़ कर रहे हैं। फिशरीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो फिशरीज़ हो रही है, तो ये सभी रिसोर्सेज हो गए वो इंटरनेशनल बेस पे होते हैं। तो ये हमारा कहलाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब आते हैं हमारा जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंट स्टेज पे। पहला पॉइंट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संभावित संसाधन। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में तो हैं लेकिन अभी तक हम उनका यूज़ नहीं किए हैं, भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर में हम उनको डेवलप करके उनका यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल पे देखिए आप, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, इसमें रेगिस्तान में हमारा काफ़ी रिसोर्सेज है। अब हम इसको भविष्य में यूज़ करेंगे, तो ये पोटेंशियल है हमारे पास। सेकंड क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो विकसित रिसोर्सेज हैं। अब ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया है और उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी एक डिसाइड की गई है और हम लोग प्रेजेंट में उनका यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें जो कोल माइनिंग हो रही है वो क्या है, हमारी डेवलप्ड रिसोर्सेज है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। अब स्टॉक रिसोर्सेज से आप क्या समझ रहे हो, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में तो हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है और हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। अब जैसे ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम उस जो हमारे पास स्टॉक रिसोर्स है उसका हम यूज़ कर लेंगे। जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, आने वाले टाइम में हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, आपका स्टॉक रिसोर्सेज। फोर्थ में आते हैं हम रिजर्व रिसोर्सेज, जो कि एक रिजर्व रखा गया है। तो रिजर्व रिसोर्स वह पार्ट है जो कि एक टेक्नोलॉजी से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो फ्यूचर हैं, फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं
उनको ध्यान में रखते हुए हम उसको रिजर्व रखे हुए हैं। तो दैट इज रिजर्व रिसोर्सेज। अब बात आती है वाई रिसोर्स मैटर। रिसोर्स का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो रिसोर्सेज जो फाउंडेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस, जो ह्यूमन का सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस है उसका बेस यानी कि उसका फाउंडेशन कौन है, रिसोर्सेज। आज आप देख रहे हैं कि जो ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हो रहा है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जा रहा है, उसका जो आधार है, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है वो क्या है, रिसोर्सेज ही हैं। अब फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट से देखते हैं। रिसोर्सेज सभी इकोनॉमिकली और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट की एक बोन मैरो है। अगर हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं तो कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। यहाँ से सीधा सा मतलब है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं एक पर्याप्त, तो वो कंट्री एक प्रोग्रेस स्टेज पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सेकंड पे आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। एक इम्पोर्टेंस हमारे लिए भी है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें एक रॉ मटेरियल देते हैं जो कि हमारे लिए औद्योगिक, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम आते हैं। इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ करती है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन बेसिक नीड्स। जो ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें संसाधनों का, उनमें रिसोर्सों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे वाटर है, एयर है, और भी हम जो धीरे धीरे जो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो वो रिसोर्सेज के माध्यम से ही जी रहे हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास घरों में एसी है, टीवी है। तो जितने भी ये रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे हमारे लिए एक नीड्स बनते जा रहे हैं, और वो किसके थ्रू हो रहा है, रिसोर्सेज के माध्यम से ही। फोर्थ हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। आर्थिक विकास और स्थिरता। अगर हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, उसके लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ह्यूमंस, द अल्टीमेट रिसोर्सेज। आपको पता है कि ह्यूमन एक अल्टीमेट रिसोर्स किसके रूप में यूज़ किया जाता है? आखिर क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज दे यूज नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, मेक नेचुरल रिसोर्स यूजफुल। ह्यूमन रिसोर्स ही अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़फुल बनाता है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स तो हैं। अब कोल है, मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, ये हमारे लिए यूज़फुल कब है, हमारे लिए रिसोर्सेज कब हुए? जब ह्यूमन ने अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स और अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से इनको हमारे लिए यूज़फुल बनाया, तब ये हमारे लिए रिसोर्सेज हुए। आज हम इन्हीं का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करके हम अपने जितने भी हमारे पास कार, बाइक्स, इनके माध्यम से यूज़ कर रहे हैं, इनके हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। तो आखिर जो ह्यूमन है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनके कंपैरिजन में ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ह्यूमंस के पास अपनी इंटेलिजेंसी है, अपनी एक क्रिएटिविटी है, उसके पास एबिलिटी है इनोवेशन की। तो ये अन्य जो रिसोर्सेज हैं उनको और अधिक वैल्यूएबल बनाता है। कौन? ह्यूमन। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम और अधिक रिसोर्सेज के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब ह्यूमन है, उसको हम एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग देकर, उसकी हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाकर
उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं, उसकी साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, आइडियाज़ देकर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके। ह्यूमन के द्वारा ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है आखिर। तो आखिर एक ह्यूमन ही है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक कन्वर्ट कर रहा है हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। अब कोल का एग्जांपल देखते हैं। आखिर कोल एक है क्या? कोल एक सिर्फ ब्लैक स्टोन है, एक काला पत्थर है जो मनुष्य, जो ह्यूमन है, जब तक उसकी माइनिंग नहीं करेगा, अपनी टेक्नोलॉजीज को उसको यूज़ नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए बेकार है, सिर्फ काला पत्थर रह जाएगा। कोल के जो यूज़ हैं वो हम आज इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर रहे हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी से ही। और वो टेक्नोलॉजी किसके माध्यम से आई है? किसके थ्रू आई है? ह्यूमन के थ्रू। और ह्यूमन ने ही उस कोल को हमारे लिए एनर्जी में चेंज किया और आज हम उसका इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ह्यूमन ही हमें सिखाता है कि कैसे एक रिसोर्सेज को अपनी स्किल से, अपने इनोवेटेड आइडियाज़ से उसको चेंज कर सकते हैं, एक हमारे लिए यूज़फुल रिसोर्स हो सकता है। अब आती है हमारे लिए प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर रिसोर्सेज। संसाधन का जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रोटेक्शन कैसे करें? प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उनका केयरफुली यूज़ करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के होने के नाते यूज़ करें, उनको रिन्यू होने के लिए टाइम दें, वेस्टफुल कंजम्पशन कम करें। तो ये सब मिला के हमारे हो जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि 3Rs प्रिंसिपल जो प्रोटेक्शन रिसोर्सेज के लिए, वो 3R, आप इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, जिसका 3Rs का होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब यूज़ लेस, कम से कम यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी आप कम से कम यूज़ करें, वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। वाटर कम से कम यूज़ करें, बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। सेकेंड आर, यूज़ अगेन, पुनः उपयोग। पुनः उपयोग से मतलब यहाँ क्या समझ, जैसे वाटर है, अब घरों में आप पानी देखते हैं कितना वेस्ट होता है, एसी से निकलता है, आपके वॉश बेसिन से निकलता है। आप इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी है। आज कई घरों में देखा जा रहा है कि जो एसी का वेस्ट वाटर होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बर्तनों को धोने में, किचन में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट में दे सकते हैं। उसी तरीके से आप जो हमारी गार्बेज, हम लोग गार्बेज जो फेंक देते हैं, तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस गार्बेज का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस में। तो और थर्ड आर हो गया रिसाइकिल, कन्वर्ट वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अभी जैसे हमने गार्बेज का उदाहरण दिया था, तो गार्बेज को एक नए उत्पादों में बदलें। अब से ई वेस्ट है, ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट आपने सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है कि घरों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो सब वेस्ट हो रहे हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। अब इनका हम रीयूज़ कैसे करें? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनका पुनः रिसाइकल रिसोर्सेज में यूज़ करवा रहे हैं। अगला देखते हैं एफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से यहाँ पे क्या तात्पर्य करते, क्या मतलब समझते हैं आप? जो फॉरेस्ट्रेशन है, अब जगह जगह जंगल कट रहे हैं, ये काटे जा रहे हैं, मिसयूज़ हो रहा है जंगलों का, और अब धीरे धीरे मतलब जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे जंगलों में वाइल्ड लाइफ, उनके लिए शेल्टर ख़त्म हो जाएगा, हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो लाइवलीहुड्स हैं उनके लिए एक आवास की कमी हो जाएगी। तो हमें वृक्षारोपण करना होगा। हमें वृक्षारोपण से एक होता है कि आपका लैंड डिफॉर्मिंग,
मतलब मिट्टी का कटाव होता है, इसमें इसको बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। इससे जब बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो सॉइल का कटाव होता है, डिग्रेडेशन होता है। तो और हमारे जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए भी हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो ये भी हमारा एक फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन का एक पार्ट है। थर्ड हमारा आता है प्रिवेंट ओवर यूज़, अति उपयोग, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको हम रोकें। हमारे पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी अनकंट्रोल तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं। सबसे एक बड़ा एग्जांपल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। घरों में इलेक्ट्रिसिटी इतनी गलत तरीके से यूज़ हो रही है, ओवर यूज़ हो रही है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंट ओवर यूज़ यानी कि अति उपयोग को रोकना है। अपने जो हमारा पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको हमें कम करना है, ओवर यूज़ को कम करना है। रीयूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, अब हमें किस तरफ बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स थे उनका हम अधिकतम से यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, तो एक टाइम में ये ख़त्म होना ही है। तो अब हमें किधर बढ़ना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जो हाइड्रो पावर है, ये भी रीयूज़ हो सकती है। तो हमें इस तरफ बढ़ना ही होगा। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज जो है ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं उनको कैसे रोका जाए। बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो हमारी प्रेजेंट में जितनी हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए और भविष्य को यानी कि फ्यूचर को नुकसान ना पहुँचे, हमें उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा। कंजर्वेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेविंग रिसोर्सेज, इट्स अबाउट सेविंग आवर फ्यूचर, एवरी स्मॉल एक्शन कॉन्टेस्ट। ये आप कोटेशन देख रहे हैं, इसको आप नोट करिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस कोटेशन को यूज़ करते हैं अपने एग्ज़ाम में। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं और आपको उसके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। पृथ्वी पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना असमान क्यों दिखता है, अनइक्वली क्यों दिखता है? इसका आंसर दीजिए। इसका देखिए आंसर ये होगा कि जो हमारे अर्थ पे है वो कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ जियो कंडीशंस हैं, हमारी क्लाइमेट है, इन सब के वजह से ही हम अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पर, कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं, या कहीं पे बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से संसाधनों का यानी कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली दिखता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। संसाधन का संरक्षण क्या है? अब संसाधन का संरक्षण से क्या समझ रहे हैं आप? संसाधन यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हमें कंजर्वेशन यानी कि उनका अभी हमें बचाव करना होगा। अभी यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था ये कि क्या है, तो अपने भविष्य को, जो हमारी भविष्य की जनरेशन है, हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन है, उसके लिए संसाधनों का, उनका रिसोर्सेज का हमको बचाते हुए ताकि वो भी उसका यूज़ कर सकें। तो वही हमारा
रिसोर्सेस कंजर्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। पीछे बताया था आपको, ये रहा है। आखिर क्यों है, क्योंकि ह्यूमंस के पास नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सतत विकास क्या है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा है, हमें विकास प्रेजेंट में करना है, लेकिन ऐसे करना है, बैलेंस तरीके से करना है कि फ्यूचर में भी उस रिसोर्सेज का यूज़ लोग कर सकें। यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक, ये कुछ MCQs हैं, हमें टिक से बताना है। मेक सब्सटेंस रिसोर्सेज, इनमें से कौन सी वस्तु को संसाधन नहीं बनाता है। यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है वो हमारे किसी भी रिसोर्सेज को सब्सटेंस कैसे बना सकेगा, संसाधन नहीं बनाता है। उसकी उपयोगिता और मूल्य हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक हम लोग को बताया था, ये रहा, देखिए, यूटिलिटी और वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका, पूछ रहा है नहीं, है ना, नहीं पूछा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो। मेडिसिन फॉर ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब झरने यानी कि स्प्रिंग वाटर मानव ने तो बनाए नहीं, ह्यूमन ने तो बनाए नहीं इनको। फॉरेस्ट भी ह्यूमन ने के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मेडिसिन फॉर ट्रीट कैंसर। अब जो हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं तो ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपना स्किल, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के ही थ्रू तो ही कैंसर के इलाज के लिए कुछ मेडिसिन खोजी है, उसी का तो उसने इन्वेंशन किया जिससे हम आज कैंसर से लड़ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज था ये हमारा रिसोर्स पे एक लेक्चर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर वो डाउट लिखें, ताकि और बेहतरीन तरीके से उस डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।